हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 7th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का 4th पार्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम इज़ ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। इस चैप्टर के मैं 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। इस टॉपिक में हम आज जो 1000 ईयर्स में 700 से 1750 में जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं, जो भी पॉलिटिकल ग्रुप्स इमर्ज हुए हैं, क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को मिले हैं पीजेंट्स के बीच में, क्या क्या डेवलपमेंट हुई हैं, उनको पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। इस टॉपिक में आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, द स्टडी ऑफ 1000 ईयर्स बिटवीन 700 एंड 1750। जैसे कि हम जानते हैं, हम इस चैप्टर में 1000 ईयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। वो 1000 ईयर्स कौन से हैं? 700 से 1750 एडी के बीच का टाइम पीरियड हम पढ़ रहे हैं। इज़ अ ह्यूज चैलेंज टू हिस्टोरियन लार्जली। इस टाइम पीरियड में हमें जो डेवलपमेंट देखने को मिली है वो हिस्टोरियंस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा है, उन्हें पढ़ना, उन्हें समझना, उन्हें स्टडी करना। बिकॉज इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा मात्रा में लार्ज स्केल पे वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट देखने को मिलती है इस टाइम पीरियड के दौरान। एट डिफरेंट मोमेंट इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजी मेड देयर अपीयरेंस। और इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिलती हैं, लाइक पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड द फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। अब वो टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी है? पर्शियन व्हील दिखा है हमें इस टाइम पीरियड के दौरान इरिगेशन के लिए, वीविंग के लिए स्पिनिंग व्हील दिखा है, और फायर आर्म्स दिखे हैं कॉम्बैट, फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। मतलब फायर आर्म्स मतलब होता है बंदूकें। इस टाइम पीरियड के दौरान हमें इन सब चीज़ों में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है? न्यू फूड एंड बेवरेजेस देखने को मिलते हैं अपने सब कॉन्टिनेंट में। कौन कौन से हैं? पोटैटोज़, कॉर्न्स, चिलीज़, टी, कॉफ़ी। अगर हम पोटैटोज़, कॉर्न, चिलीज़ की बात करें तो ये पोर्टुगीज़ की देन है। टी जो है चाइना की देन है, और कॉफ़ी है जो यूरोपियन की देन है। ये हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि देन है? क्योंकि जब वहाँ से लोग जो ट्रेड करने आते थे, बिज़नेस करने आते थे, तो वहाँ से अपने साथ ये चीज़ें लाते थे। तो इस तरीके से वहाँ से ये चीज़ें हमारे सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती हैं। रिमेंबर दैट ऑल दिस इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड क्रॉप्स केम अलॉन्ग विद पीपल। जैसे कि मैंने बोला कि लोग ट्रेड करने आते थे, बिजनेस करने आते थे, तो अपने साथ लोग खुद तो आते थे, अपना कल्चर तो लाते थे, चीज़ें भी लाते थे, ट्रेड करने आते थे। तो इसी तरीके से हमें इनोवेशंस देखने को मिलता है टेक्नोलॉजीज़ में एंड क्रॉप्स में, ठीक है, जो लोग अपने साथ लाया करते थे। हु बॉट देयर आइडियाज़ विद देम एज वेल। और ऐसे ही वो अपने आइडियाज़ भी लाया करते थे और शेयर किया करते थे। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि इस टाइम पीरियड में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो लोग थे वहाँ से आते थे, अपने कल्चर को लेके आते थे। अपने कल्चर में जैसे खाना हो गया, पहनावा हो गया, लैंग्वेज हो गई, तो वो सब लाते थे और यहाँ पर आके अपने आइडियाज़ वगैरह शेयर करते। तो इस दौरान, इस टाइम पीरियड में हमें ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं, ये जो चेंजेस हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल जो चेंजेस हैं, इन चीज़ों के बारे में हम 5, 6 और 7 चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। दिस वॉज ऑल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। अब हम मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड जो ऐसा टाइम पीरियड था, इसमें ग्रेट मोबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो लोग थे इस टाइम पीरियड में, जो लोग थे वो सर्च करते थे अपॉर्चुनिटीज़ को, और इसी चलते वो लॉन्ग डिस्टेंस पे भी ट्रैवल किया करते थे, ताकि उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, एक अच्छी जॉब मिले, काम मिले, ताकि वो अपना लाइवलीहुड अच्छे से अर्न कर सकें।
द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ। अगर हम अपने सब कॉन्टिनेंट की बात करें, अपने सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें इमेंस वेल्थ देखने को मिलती है एंड पॉसिबिलिटी फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्चून। और ये भी देखने को मिलता है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस पे जो लोग ट्रैवल करते थे वो क्यों करते थे, ताकि वो अपना भाग्य बना सके, अपने लाइवलीहुड को अच्छे से अर्न कर सके। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड were the Rajput, a name derived from Rajputra, the son of a ruler। इसी टाइम पीरियड के दौरान एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रुप सामने आता है जो है राजपूत। और जो ये राजपूत है ये कहाँ से डिराइव हुआ है? राजपुत्र से। राजपुत्र का मीन्स होता है द सन ऑफ ए रूलर। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये राजपूत हैं, जो ये राजपूत है ये कहाँ से आया है और इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है रूलर, सन ऑफ रूलर, सन ऑफ रूलर। ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना एक बार। बिटवीन द 88 एंड 14 सेंचुरी। अब जो राजपूत हैं ये इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुए थे। 8 एंड 14 सेंचुरी के बीच में राजपूत जो थे वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुए थे। अब जो ये राजपूत टर्म है ये किन के लिए यूज़ की जाती थी? ये किन के लिए अप्लाइड की जाती थी? ग्रुप ऑफ वॉरियर्स के लिए, जो युद्ध वगैरह करते थे, लड़ाइयाँ करते थे, उनके लिए ये जो टर्म है यूज़ की जाती थी। ऐसा माना जाता था कि जो राजपूत हैं ये बहुत बहादुर हुआ करते थे और हुआ करते हैं, ऐसा मानते थे। हु क्लेम्ड क्षत्रिय का स्टेटस। और ये क्लेम करते हैं कि जो ये राजपूत हैं ये क्षत्रिय का स्टेटस में आते हैं। ठीक है। द टर्म इंक्लूड। अब हम पढ़ेंगे कि जो टर्म है वो किन किन के लिए यूज़ की जाती थी। यहाँ पर जो ये पिक्चर है ये पर्शियन व्हील की दिखाई गई है। तो अगर आपको यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रही हैं तो आप एक बार नेट पर सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, तो आपको मिल जाएगी अच्छी सी एक फ़ोटो जहाँ पर आप अच्छे से समझ सकेंगे उस चीज़ को। द टर्म इंक्लूड नॉट जस्ट रूलर एंड कमांडर्स, रूलर्स एंड चीफ्टन्स बट ऑल्सो सोल्जर एंड कमांडर। अब ये जो टर्म है राजपूत ये सिर्फ रूलर के लिए ही नहीं, चीफ्टन्स के लिए ही नहीं, बल्कि ये सोल्जर्स के लिए भी यूज़ की जाती थी और कमांडर्स के लिए भी यूज़ की जाती थी। और जो ये कमांडर, सोल्जर जो थे ये मोनार्क को सर्व किया करते थे। ठीक है। ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट, जितने भी कॉन्टिनेंट में जितने भी मोनार्क हुआ करते थे उनको ये सर्व किया करते थे। A chivalric code of conduct, extreme valor and great immense of loyalty were the quality attribute to Rajput by poets and bard। अब यहाँ पर जो पोएट वर्ड है और बार्ड वर्ड है ये कवि के लिए यूज़ किया गया है। इसका मतलब होता है कवि। पोएट्स का मीन्स भी होता है कवि और बार्ड्स का मीन्स भी होता है कवि। तो जो पोएट्स और बार्ड्स थे उन्होंने राजपूत के लिए कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट की गई थी। कौन कौन सी क्वालिटी थी? वो थे अ शिवलरी कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब एक्सट्रीम वेलर एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, मतलब वो बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं और वो बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, मतलब उनके खून में ही वफादारी होती है और बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं वो लोग। जो राजपूत होते हैं उनके लिए जो पोएट्स और बार्ड थे उन्होंने ये जो क्वालिटी थी ये एट्रीब्यूट की थी। ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राजपूत हैं उनके लिए कौन कौन सी क्वालिटी एट्रीब्यूट की गई हैं।
पोएट्स और बार्ड्स के द्वारा, ठीक है। अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज मराठा, सिख्स, जाट, अहोम्स, कायस। इस टाइम पीरियड में जो राजपूत थे जब फ्लरिश हो रहे थे, उस टाइम पीरियड में मराठा, सिख, जाट, अहोम्स, कायस्थ, ये सारे जो ग्रुप ऑफ पीपल थे ये भी फ्लरिश हुए और ये भी पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट हुए इस टाइम पीरियड में ही। जो कायस्थ जो टर्म है ये किन के लिए यूज़ की जाती है? स्क्राइब के लिए यूज़ की जाती है और ये सेक्रेटरीज के लिए यूज़ की जाती है, जो ये टर्म है कायस्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थ्रू आउट दिस पीरियड देर वॉज अ ग्रेजुअली क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। इस टाइम पीरियड में फॉरेस्ट भी क्लियर करवाए गए। क्यों करवाए गए? एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, ताकि वो एग्रीकल्चर को बढ़ा सके, एक्सटेंशन कर सके उस एग्रीकल्चर में। अ फास्टर चेंज, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, कहीं विलेज में मतलब बहुत ज़्यादा विलेज में बहुत ज़्यादा मतलब फास्टर मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट देखने को मिलती है और कहीं पे मतलब क्लियर करवाया गया फॉरेस्ट को। लेकिन ऐसे बहुत सारे विलेज थे जो ऑलरेडी कंप्लीट डेवलप हो चुके थे एग्रीकल्चर के पर्पस से, ठीक है। अगर हम जैसे अगर हम बात करें कि जो हम बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट को क्लियर करवाया गया, तो उनके लिए जो फॉरेस्ट में जो रहने वाले जो लोग थे, फॉरेस्ट ड्वेलर थे, उनके लिए क्या क्या मुश्किलें आई वो जानेंगे हम इस टॉपिक में। चेंज इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर टू माइग्रेट। जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग थे, हैबिटेट जो मतलब फॉरेस्ट में जो रहने वाले लोग थे, उनके लिए तो वो उनका घर ही था ऑब्वियसली। लेकिन अब हम एग्रीकल्चर को बढ़ा रहे हैं और तो फॉरेस्ट क्लियर करवा रहे हैं, तो जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग थे, फॉरेस्ट ड्वेलर थे, उनको माइग्रेट करवाया गया, उनको दूसरी जगह पे भेजा गया। लेकिन इस टाइम पीरियड में कुछ पीजन्स ग्रुप थे वो जो डेवलप हुए। तो क्या हुआ? अदर स्टार्टेड टेलिंग एंड लैंड एंड बिकम पीजेंट्स। मतलब कुछ लोगों ने लैंड को टॉयल करना स्टार्ट कर दिया और वो पीजन बन गए। दीज न्यू पीजन ग्रुप्स ग्रेजुअली बिगिन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट, चीफ्टन्स, प्रिस्ट, मोनेस्ट्री एंड टेम्पल्स। अब जो न्यू पीजन ग्रुप्स थे वो ग्रेजुअली इन्फ्लुएंस हुए किनके थ्रू? रीजनल मार्केट्स के थ्रू, चीफ्टन्स के थ्रू, प्रिस्ट के, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स के थ्रू इनको इन्फ्लुएंस किया गया। दे बिकम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। अब जो ये पीजेंट्स थे ये लार्ज पार्ट बन चुके थे सोसाइटी का। लेकिन अब हमें क्या देखने को मिलेगा कि पीजेंट्स के बीच में और जो लोकल लॉर्ड्स थे उनके बीच में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब उनके बीच में डिफरेंसेस इमर्ज हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि जो पीजेंट्स थे वो इंडिपेंडेंट नहीं थे। उन्हें क्या करना पड़ता था? उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था। किन को टैक्स पे करना पड़ता था? लोकल लॉर्ड्स को। और वो टैक्स किसके थ्रू पे करते थे? गुड्स को, सर्विसेज को दे के वो अपने जो टैक्स है वो पे किया करते थे। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिले जो कि थे सोशल और इकोनॉमिक बेसिस पे। कुछ हमें डिफरेंस उनके बीच में इमर्ज हुए, पीजेंट्स और लोकल लॉर्ड्स के बीच में। सम पोजेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड। कुछ ने तो लैंड को प्रोडक्टिव बनाने में अपना लाइवलीहुड अर्न किया। कुछ कैटल को रियर करते थे और कुछ जो थे आर्टिजन मतलब वर्क करके अपना लाइवलीहुड अर्न करते थे। जब लीन सीज़न हुआ करता था, जिस टाइम पीरियड में हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं करते थे, तो लोग आर्टिजन वर्क करते थे जिससे वो अपना लाइवलीहुड अच्छे से अर्न कर पाए, ठीक है। एज सोसाइटी बिकम मोर डिफ्रेंशिएटेड, और इसी तरीके से सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट देखने को मिलता है। वे ग्रुप इनटू जातीज और सब कास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड ऑक्यूपेशंस। अब क्या हुआ? हमने देखा कि लोगों के
जो काम थे वो किस तरीके से बट गए, ठीक है, माइग्रेट हो गए। तो जो अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो ये लोग थे इनके बीच में हमें डिफरेंस देखने को मिला, सोसाइटी में डिफरेंशिएट आ गए थे। तो लोग जो थे उनको जातीज़ में बांटा गया, सब कास्ट में बांटा गया, और उनको रैंक के बेसिस पे भी उनको बांटा गया। रैंक के बेसिस पे जो बांटा गया उनके बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए बांटा गया और उनके ऑक्यूपेशन को ध्यान में रखा गया। इस आधार पे, इसके अकॉर्डिंग ही लोगों को डिवाइड किया गया। अब जो ये रैंक जो दी गई ना लोगों को, ये फिक्स नहीं थी। क्यों फिक्स नहीं थी? ये वेरीड करती थी अकॉर्डिंग टू पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज। मतलब जिसके पास जितनी पावर होगी, इन्फ्लुएंस जिसका जहाँ पर जितना होगा, और जिसके पास जितने रिसोर्सेज होंगे उसके पास उतनी ही पावर होगी। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। क्या हुआ कि जो जाति के जो लोग थे, ठीक है, ये एरिया टू एरिया वेरी करते थे। इनका जो स्टेटस था एरिया टू एरिया वेरी करता था। जैसे हम बात करें राजस्थान की, ठीक है, और हम बात करें महाराष्ट्र की, तो क्या हुआ, जैसे कोई जाति जो है यहाँ पर हायर पोस्ट पे है, हायर स्टेटस में है, और अगर वही जाति महाराष्ट्र में लोअर उस पे है, स्टेटस पे है, क्योंकि इनके पास महाराष्ट्र में उस जाति के पास इतना, महाराष्ट्र में इतनी पावर नहीं है, इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, इतना रिसोर्स नहीं है, तो यहाँ पर वो जाति लोअर पे आ जाएगी और यहीं पे वो जाति हायर पे आएगी, क्योंकि इनके पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर्स है, इन्फ्लुएंस है और रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो आप, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि उनको किस तरीके से डिवाइड किया गया था। जातीज फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। जो जातीज थी वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती थी जो जाति के जो मेंबर्स हुआ करते थे उनके लिए, ठीक है, जितने भी मेंबर्स हुआ करते थे उन उन उनके लिए रूल्स बनाए जाते थे। और वो रूल्स कौन बनाता था? जो भी उस जाति के एल्डर वन हुआ करते थे, जो असेंबली में एल्डर वन हुआ करते थे, वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया करते थे उन्हें, और जो वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे उन्हें एनफोर्स किया जाता था। डिस्क्राइब्ड सम एरियाज जाति पंचायत, और इन्हीं को जो असेंबली ऑफ एल्डर थे, इन्हीं को कुछ एरिया में क्या कहा जाता था? जाति पंचायत कहा जाता था। बट जाति वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस। अब जैसे कि हम बात करें कि जाति है, ठीक है, जाति तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती थी, वो लोग फॉलो भी करते थे। ये जो जाति के जो लोग थे, ये जो विलेज के जो रूल्स थे, ठीक है, जो जिस विलेज में ये जाति रहा करती थी उनके भी तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ करते थे, तो वो जाति, ये जाति इन रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करती थी। ठीक है, सेवरल विलेज वे गवर्न बाय अ चीफ्टन्स, और जो विलेज थे उनको गवर्न कौन करते थे? चीफ्टन्स गवर्न किया करते थे, मुखिया जो थे वो गवर्न किया करते थे। टुगेदर दे वेयर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट, और ये सब जो चीफ्टन थे, रूलर्स थे, ये सब मिलके क्या बनाते थे? स्टेट में एक स्मॉल यूनिट ही बनाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो यहीं फिनिश होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल हैं आपके लिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत जाइएगा। आप मेरे साथ फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।